नमस्कार, न्यूज 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जैन। सरकार ने एमवे, टपरवेयर और ओरिफ्लेम जैसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों पर लगाम कसने की अब तैयारी कर ली है। इसके लिए सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। गाइडलाइंस के मुताबिक डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां एजेंटों से कोई भी एंट्री फीस चार्ज नहीं कर पाएंगी। इसके अलावा एजेंटों को बिना बिका स्टॉक बायबैक करने के लिए भी बाध्य नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा इन कंपनियों को एजेंटों के साथ एग्रीमेंट भी साइन करना होगा, जिसके तहत एजेंटों को बिना बिके आइटम्स का रिफंड भी देना जरूरी होगा। सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग और पॉन्जी स्कीम के बीच के फर्क को भी साफ कर दिया है। इसके अलावा सरकार ने देश में डायरेक्ट सेलिंग शुरू करने के लिए कई शर्तें भी रखी हैं। केंद्रीय स्तर पर कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को मॉनिटर करेगा, जबकि राज्यों को इसके लिए रेगुलेटरी मैकेनिज्म तैयार करना होगा। और इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। असीम, इन गाइडलाइन से डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों पर आखिरकार लगाम कैसे कसी जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो ये हो जाएगा कि डिफरेंशिएट करना आसान होगा कि कौन सी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और कौन सी पोंजी स्कीम की जो है वो कंपनी है। क्योंकि अक्सर देखा गया कि कई कंपनियां आती हैं बिना कोई माल बेचे या इस पोंजी स्कीम, पिरामिड स्कीम जो है वो तैयार करती है और बेच करके और अपना आगे जो है अपने कस्टमर बना करके एक पिरामिड स्ट्रक्चर तैयार करके पैसा लेकर के रफू चक्कर जो है वो हो जाती हैं। लेकिन अब ये एक नया उन्होंने एक गाइडलाइन जो है कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने जो है जारी कर दी है, जिससे कि डिफरेंशिएट करना आसान होगा। जो कंपनी है वो अपने जो एजेंट बनाएगी उससे कोई भी मोटी रकम जो है वो वसूल नहीं पाएगी, और उसके साथ साथ जो माल जो उसको देगी उसको बायबैक करना जरूरी होगा। एक दोनों बायर और सेलर के बीच में जो है एक एग्रीमेंट करना जो है जरूरी होगा। जी मीडिया ने अपने दर्शकों को पहले ही बता दिया था कि ये गाइडलाइन जो है वो जल्दी जारी होने वाली है, और अब गाइडलाइंस अब जारी हो गई हैं। अभी इसे लेकिन इसको एडवाइजरी के तौर पर जो है वो जारी किया गया। अब ये एडवाइजरी जो है स्टेट्स के ऊपर होगा कि वो स्टेट्स को किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। ये एक मॉडल लॉ है जिसको कि प्रेजेंट किया गया स्टेट्स को। इसको अगर इसको ढंग से इम्प्लीमेंट करना है तो स्टेट्स को उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन। जैसा कि आपने कहा कि पॉन्जी स्कीम और डायरेक्ट सेलिंग स्कीम कंपनियों के बीच जो फर्क है वो साफ हो जाएगा, तो इससे पॉन्जी स्कीम के खिलाफ जो भी जांच होती है उन एजेंसियों को भी मदद मिल पाएगी क्या? देखिए, सबसे बड़ा तो इसमें यही है कि आप उसको अलग कैसे करते हैं पोंजी स्कीम जो कंपनी है या फिर जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को। कि कई कंपनियां जो है जेन्युइन बिजनेस जो है वो करी, जैसे टपरवेयर हो गया, एमवे हो गया, ये अपना बिजनेस जो है डायरेक्ट सेलिंग के जरिए जो है वो करती हैं। लेकिन कई कंपनियां ऐसी आती हैं जिनके पास कोई प्रोडक्ट नहीं होता है और वो सिर्फ पिरामिड स्कीम बनाते हैं, जैसे कि स्पीक एशिया का एक एग्जाम्पल जो है हमने आपको देखा कि जिस तरह की स्पीक एशिया लोगों के पैसे लेकर के रफू चक्कर हो गई। तो उस तरह की कंपनियों को अलग कर पाना इस नई गाइडलाइन से जरूर होगा। कंपनी को रजिस्ट्रेशन जो है वो भी करवाना होगा स्टेट के अंदर। तो ये गाइडलाइंस से ये आसानी हो जाएगी। जो कंपनियां इस फील्ड में जो कारोबार करना चाहती हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग करना चाहती हैं, वो आसानी से अपना कारोबार जो है जारी रख पाएंगे। जी बिल्कुल। तो अब पॉन्जी स्कीम और डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के बीच जो फर्क है वो करना आसान हो जाएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गिरावट से आईआईपी की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। जुलाई में आईआईपी ग्रोथ -2.4% दर्ज की गई है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में -3.4% की गिरावट का खासा असर दिखा। इससे पहले जून में आईआईपी ग्रोथ 2% दर्ज की गई थी। जुलाई में माइनिंग सेक्टर में ग्रोथ 4.7% से गिरकर 0.8% की गई दर्ज। वहीं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ग्रोथ 5.9%, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल ग्रोथ -1.7% दर्ज की गई, जबकि जुलाई में कंज्यूमर गुड्स ग्रोथ 1.3% रही। ये तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है, और इतना बड़ा स्विंग, आई एम सरप्राइज्ड व्हाट इज कॉज दिस, क्योंकि कुछ मेजर इवेंट भी नहीं था जिससे इतना एक ही झटके में ये नेगेटिव टेरिटरी में चला जाए। दिस इज डेफिनेटली वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर द मार्केट। ज़्यादा ना देखें, मार्केट इसको ज़्यादा देखता भी नहीं है। ये आईआईपी नंबर्स काफ़ी हद तक ये अनरिलायबल हो गए हैं और बहुत लंपी हो गए हैं। अंडर रिपोर्टिंग रहती है कि क्या रहती है सरकार के एंड पे, बट ये एक महीने से दूसरे महीने बहुत मूव करते हैं।
तो आईआईपी के मोर्चे पर भले ही झटका लगा हो, लेकिन महंगाई के मोर्चे पर राहत की खबर आई है। जुलाई के मुकाबले अगस्त में रिटेल महंगाई 6.07% से घटकर 5.05% रही। अगस्त में खाने पीने की चीजों की महंगाई में भी कमी आई है। महीना दर महीने के आधार पर अगस्त में खाने पीने की चीजों की महंगाई दर 8.35% से गिरकर 5.91% हो गई। सब्जियों की महंगाई दर 14.06% से घटकर 1.02%, जबकि चीनी की महंगाई दर 21.91% से बढ़कर 24.75% रही। इस दौरान शहरी और ग्रामीण एरिया की महंगाई दर में भी गिरावट दर्ज हुई। और एचपी सैमसंग के प्रिंटर बिजनेस को खरीदने जा रहा है। कैलिफोर्निया बेस्ड एचपी 105 करोड़ डॉलर यानी करीब 7,000 करोड़ रुपए में सैमसंग के प्रिंटर बिजनेस को खरीदेगी। कंपनी ने एक स्टेटमेंट जारी करके कहा कि 12 महीने में सौदा पूरा होने की उम्मीद है। सौदे के तहत सैमसंग ओपन मार्केट के जरिए इक्विटी में 10 से 30 करोड़ डॉलर का निवेश करेगी। सौदे से एचपी को लेजर प्रिंटिंग और फोटोकॉपी मार्केट में भी कदम जमाने का मौका मिलेगा। इसके अलावा सौदे से एचपी को ट्रेडिशनल पेपर प्रिंटिंग बिजनेस से निकलकर स्मार्टफोन, टैबलेट्स और दूसरे डिजिटल डिवाइस मार्केट में कदम रखने की सहूलियत होगी। इस सौदे से कंपनी को सैमसंग से 6,500 पेटेंट भी मिलेंगे। और हमारे साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता दिनेश शर्मा। दिनेश, आखिरकार इस डील से एचपी को कैसे फायदा होगा? जी पल्लवी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अभी हमने फिलहाल देखा है पिछले कुछ समय से एचपी की सेल्स, स्पेशली प्रिंटर्स की सेल काफ़ी डिक्लाइन हुई है और इसी को मद्देनज़र रखते हुए एचपी ने ये सैमसंग की प्रिंटर लाइन को खरीदने का फैसला किया है। सैमसंग अभी तक फिलहाल 5वें नंबर पर आता है अपने प्रिंटर्स को बेचने के लिए। इससे पहले कंपनीज कैनन जैसी कंपनीज पायनियर हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर की, लेकिन अब एचपी इसको खरीद के एक नया रेवोल्यूशन लाना चाहता है अपनी लाइन में। और कैनन अभी तक सारी टेक्नोलॉजी, लेज़र, स्पेशली लेज़र टेक्नोलॉजी एचपी अपने प्रिंटर्स बनाने के लिए कैनन से बोरो करता था, लेकिन अब के इस डील के बाद से सैमसंग से ये सारी अपनी टेक्नोलॉजी ले लेगा। और जैसे कि आपने बताया था कि 6500 पेटेंट्स इसके थ्रू आएंगे एचपी के पास, तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि एचपी के लिए ये बहुत अच्छा कदम रहा है। जी पल्लवी। जी दिनेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो एचपी को कहीं ना कहीं सैमसंग के साथ इस डील को करने से पूरा फायदा होगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आने वाले दिनों में आपको बाजार में लुमिया फोन नहीं मिलेगा। विनबेटा की रिपोर्ट के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट दिसंबर से लुमिया फोन की बिक्री बंद कर सकती है। विनबेटा ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि माइक्रोसॉफ्ट पिछले कुछ समय से लुमिया स्मार्टफोन बेचने के लिए संघर्ष कर रही है। यहां तक कि माइक्रोसॉफ्ट ने पिछले महीने लुमिया 650 और लुमिया 950 की कीमत में कटौती भी की थी और इसके बावजूद लुमिया फोन की बिक्री में बढ़ोतरी नहीं देखने को मिल रही है। फिलहाल बाजार में लुमिया के 4 फोन मौजूद हैं: लुमिया 550, लुमिया 650, लुमिया 950 और लुमिया 950 XL। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिसंबर के बाद लुमिया के मौजूदा स्टॉक की बिक्री ही होगी। केंद्र सरकार महंगाई से निपटने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। महंगाई को काबू में रखने के लिए अब केंद्र सरकार दाल से लेकर दूध, चीनी, तेल और दूसरी कमोडिटीज के दाम तय कर सकती है। खुले और बंद पैकेट सामान के रेट को ऐसे तय किया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो कोई भी दुकानदार सरकार की ओर से तय की गई कीमत से ज्यादा रेट पर सामान नहीं बेच पाएगा। दूध, आटा और दाल जैसी जरूरी सामान की कीमतों को लेकर अब आपको दुकानदार से बहस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सरकार रिटेल बाजार में जरूरी सामानों की कीमत को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रही है। खुले और पैकेज्ड आइटम्स की कीमत में भारी अंतर को देखते हुए सरकार ने जरूरी सामान की रिटेल कीमत तय करने का फैसला किया है। अगर ऐसा होता है तो कोई भी दुकानदार सरकार की तरफ से तय की गई कीमत से ज्यादा रेट पर सामान नहीं बेच पाएगा। जरूरी कमोडिटीज की सूची में दालें, चीनी, दूध, आटा, चावल और खाने के तेल जैसे खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं। पिछले दिनों दालों की कीमतों में भारी उछाल और खासतौर से रिटेल और पैकेज दाल की कीमतों में भारी अंतर को देखते हुए कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय ने पैकेज सामान को लेकर नियमों में संशोधन किया है, ताकि सरकार रिटेल कीमत तय कर सके।
इसे लेकर 7 सितंबर को अधिसूचना जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि अगर सरकार कीमत तय करती है तो इसे रिटेलर्स को मानना होगा। साथ ही सरकार प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड क्वांटिटी 500 ग्राम, 1 किलो या 2 किलो तय कर सकती है। नियमों की अनदेखी पर रिटेलर्स पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही दुकानदार के सामान को भी जब्त किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक दाल की कीमतों में असामान्य तौर पर आए भारी उछाल के बाद सरकार ऐसे कदम उठा रही है। पिछले साल हरियाणा सरकार ने दाल की एमआरपी तय की थी। साथ ही महाराष्ट्र सरकार ऐसे कानून बनाने पर विचार कर रही है कि जब कीमतें आसमान छूने लगे तो एमआरपी तय की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी ने रिटेलर्स को हिदायत दी है। हमारे साथ कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी हेम पांडे हैं। सर, एक पैकेज कमोडिटी को लेकर के, उनके एसेंशियल पैकेज कमोडिटी को लेकर के सरकार उनका एमआरपी जो है वो कैप करने जा रही है। किस तरह का ये प्रबंध है? नहीं, सरकार इसमें काफ़ी चिंता कर रही है, क्योंकि सब कोशिशों के बावजूद आज भी होलसेल और रिटेल में जो गैप दिखाई जा रहा है कुछ शहरों में, कुछ नंबर 2 टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में, ये एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है। तो अगर ये बढ़ता ही रहा ये गैप, तो हम ऐसे कोशिश करेंगे। सरकार के पास एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, जो हम नहीं चाहते हैं कि उसको लगाया जाए। हम अनुरोध कर रहे हैं हर रिटेलर से कि आप एक सही दाम पे, उचित दाम पे दालों को बिक्री करिए। एसेंशियल कमोडिटीज में जो 5 दालें हैं, उसमें आती है आपकी अरहर, उड़द, मूंग, मसूर एंड चना। ये 5 दालों को जो है आप ठीक दाम पे, अगर आपका होलसेल में आपका 100 रुपया है तो 5, 105, 110 ये हो सकता है, पर ये नहीं कि 100 का 150। सर, बड़े बड़े रिटेलर्स है, बिग बाजार है, रिलायंस है, ऐसे ये भी बेच रहे हैं, तो इनके गलत कर रहे हैं, इसीलिए गलत कर रहे हैं। अगर उनके पास कोई, मेरे ख्याल से तो वो कोई लोग 99 में भी बेच रहे हैं, पता नहीं कैसे कर रहे हैं। तो ये सब हमें बताएं कि भाई पैकेट बनाने में 50 रुपया लगता है, तो हम समझेंगे 50 रुपये का अगर पैकेट है तो न बनाएं उसको, क्यों खर्चा करते हैं। सर, दाल के अलावा दूसरे एसेंशियल कमोडिटी को भी इसके दायरे में रखा जा सकता है। 22 कमोडिटी जो हमारी है, अगर किसी में भी होलसेल और रिटेल में बहुत अनएक्सप्लेनेबल गैप होगा तो जरूर चिंता का कारण होता है। और अगर आप कह सके भाई इतना दूर हमने ट्रांसपोर्ट किया है, ये ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है, तो समझ में आती है बात। उधर सरकार बिजली बचाने के साथ इसकी चोरी रोकने के लिए भी कोशिश कर रही है। किसानों को मिलने वाली मुफ्त बिजली और सब्सिडी के बेजा इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार कई तरह के कदम उठा रही है। देखिए रिपोर्ट। किसानों को मिलने वाली मुफ्त बिजली के बेजा इस्तेमाल पर रोक लग सकती है। सरकार किसानों को मुफ्त बिजली और सब्सिडी को और प्रभावी बनाने के लिए मौजूदा तरीके में बदलाव करेगी। सूत्रों के मुताबिक किसानों के बिजली के औसत अधिकतम इस्तेमाल को फिक्स करने पर विचार किया जा रहा है। फिक्स्ड यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल करने पर प्रति यूनिट चार्ज देना होगा। हालांकि वो दरें भी सब्सिडाइज्ड होंगी। इसके लिए स्मार्ट पंप के जरिए मीटर रीडिंग की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक मुफ्त और सब्सिडाइज्ड यूनिट फिक्स करने से बिना जरूरत के भी रात भर पंप चालू रखने की आदत पर लगाम लगेगी। ऐसे में लोग जरूरत के मुताबिक ही पंप का इस्तेमाल करेंगे। सरकार अलग अलग राज्यों में किसानों को पावर सप्लाई का अलग अलग मैकेनिज्म तैयार करने पर भी विचार कर रही है। कुछ राज्य प्रति महीने फिक्स्ड प्रति हॉर्स पावर के आधार पर चार्ज करते हैं। इससे उन किसानों को तो फायदा होता है जिनका ज्यादा इस्तेमाल है, पर छोटे किसानों को कम इस्तेमाल का फायदा नहीं होता। आमतौर पर मासिक बिल 1500 रुपए का होता है। इस कोशिश से टीएनडी लॉसेस कम करने और अवैध कनेक्शन रोकने में भी मदद मिलेगी। केंद्र सरकार नए प्रस्तावों को लेकर राज्यों और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को प्रेजेंटेशन भी दे रही है। राज्यों को यह भी सुझाव दिया जा रहा है कि स्मार्ट पंप किसानों को मुफ्त दिया जाए ताकि पुराने पंप का इस्तेमाल ना हो। स्मार्ट पंप एनर्जी एफिशिएंट है, जिससे बिजली बचाने में मदद मिलेगी। रिसर्च के मुताबिक पुराने पंप के मुकाबले नए पंप 40% कम बिजली खपत करते हैं और इसमें ट्रांसफार्मर, स्विच गियर, केबल्स और दूसरी फिटिंग्स लगाने की जरूरत भी नहीं होगी। 5 हॉर्स पावर पंप की मौजूदा कीमत 4 लाख रुपए है। अगर गैर जरूरी खर्चों और कम बिजली खपत को हटा दिया जाए तो 6 साल में पंप की कीमत वसूल हो जाएगी। प्रकाश प्रियदर्शी, जी मीडिया।